मुमकिन दिखाएंगे। और हमने जब सेंसस किया, मरदमशुमारी की, हमारी वजारत ने उसकी निगरानी की, तो हर सूबे की दौड़ थी। चंद सूबों के अंदर तो ख़ास तौर पे जहाँ इंटरनल डेमोग्राफिक कुछ इम्प्लिकेशंस हैं कि वो बढ़ा चढ़ा कर अपनी आबादी को दिखाएं। तो किसी के पास इंसेंटिव नहीं था कि वो अपनी आबादी को कम दिखाए। हमारे हमसाया मुल्क ने इस मसले का एक हल ये निकाला था कि 25 साल के लिए उन्होंने सेंसस को फ्रीज कर दिया था कि इसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और नेशनल फाइनेंस अवार्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, ताकि आबादी को बढ़ाने की रेस ख़त्म हो और वो अपने पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम्स को चला सकें। या हमें भी आइंदा 25 से 30 सालों के लिए सेंसस को वसाइल की तकसीम के हवाले से फ्रीज करके पूरी तवज्जो से आबादी को कम करने पे तवज्जो देनी होगी, या फिर एनएफसी के अंदर डेमोग्राफिक एफिशिएंसी का इंसेंटिव मुतारिफ कराना होगा, ताकि अगर कोई सूबा अपनी आबादी पे काबू पाता है तो वो उसका नुकसान ना उठाए बल्कि उसका उसे फ़ायदा मिले। तो ये सबसे बड़ा हमारा स्ट्रक्चरल फ्लॉ है कि जिसकी वजह से हम आबादी में कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं देख रहे। दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो ये है कि दुनिया में जिस मुल्क ने तरक्की की है और कामयाब तरक्की की है, आप पिछले 50 सालों की तारीख उठा लें तो उन्होंने 4 चीज़ों पे मबनी इकोसिस्टम बनाया है। आपके पास गंदम का बेहतरीन बीज हो सकता है जो 1 एकड़ से 100 मन पैदावार देने की सलाहियत रखे, लेकिन वो बीज पैदावार की जमानत नहीं है जब तक कि उस बीज को आप वो फेवरेबल इन्वायरमेंट इकोसिस्टम नहीं देंगे कि जिसके अंदर वो बीज पूरी तरह उग सके, बीज से पौधा बने और पौधा बन के वो अपने फल तक पहुंचे और उसके बाद वो पैदावार दे। लेकिन अगर आप सब तैयारी करें, ज़मीन तैयार करें, बीज लगा दें और बीज लगाने के बाद अभी कुंपल ही निकली है, खेत में हल चला दें दोबारा, तो वो बीज तहस नहस हो जाएगा। वो जानवरों का चारा तो बन सकता है लेकिन आपको पैदावार नहीं दे सकता। तो जितने कामयाब मुल्क हैं उनमें आपको एक इकोसिस्टम नज़र आएगा। आप जापान से शुरू हो जाएं, कोरिया में आ जाएं, मलेशिया में आ जाएं, सिंगापुर में आ जाएं, चाइना में चले जाएं, वियतनाम में चले जाएं, बांग्लादेश में चले जाएं, तुर्की में चले जाएं, गल्फ स्टेट्स में चले जाएं, जो भी पिछले 50 साल की सक्सेस स्टोरीज हैं। 4 पिलर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, 1 पीस। किसी मुल्क ने अमन के बगैर तरक्की नहीं की। कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ कोई मुल्क या इलाका या खिता तरक्की नहीं कर सकता। नंबर 2, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हर कामयाब मुल्क में आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आई है, क्योंकि जहाँ पे सियासी बेयकीनी होगी वहाँ सरमायाकारी नहीं हो सकती। तीसरी, उस स्टेबिलिटी से उन्होंने 10-10 साल के दौरानिए पैदा किए हैं जिसने पॉलिसीज़ को 10 साल की कॉन्टीन्यूटी दी है। क्योंकि कोई भी पॉलिसी, ख़ास तौर पे सोशल सेक्टर पॉलिसीज़, ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज़ 10 साल से पहले नतीजा खेज नहीं होती। तो इन तमाम ममालिक ने 10-10 साल के दौरानिए पैदा किए हैं उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, जिन्होंने उन पॉलिसीज़ को दवाम या मजबूत होने का मौका फराहम किया। चौथी चीज़, उन ममालिक ने उस स्टेबिलिटी को स्टेटस को का कंसोलिडेशन का ज़रिया नहीं बनने दिया, बल्कि कॉन्टीन्यूअस कमिटमेंट टू रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन रखी, ताकि वो बदलते हुए हालात के मुताबिक
अपने अंदरूनी ढांचे को भी नए तकाज़ों से हम आहंग करें. सो देयर कमिटमेंट टू रिफॉर्म वाज आल्सो कॉन्टीन्यूअस. अदरवाइज यू सी इन इजिप्ट 30-40 साल की हुकूमतें थीं हसनी मुबारक और अनवार सादात की, लेकिन कोई काबिल ज़िक्र तब्दीली वहाँ पैदा नहीं हुई. बिकॉज देयर वाज नो रिफॉर्म एजेंडा, देयर वाज नो मॉडर्नाइजेशन एजेंडा. वो एक पॉलिटिकल कंसोलिडेशन थी पावर की, और उसके नतीजे में वो इस्तेकाम ट्रांसलेट नहीं हो सका एक इकनॉमिक डिविडेंड में. लेकिन उससे हटकर तमाम ममालिक में आपको ये नज़र आएगा कि उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी, पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी के ज़रिए एक इकनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा, मॉडर्नाइजेशन एजेंडा, उस पर अमल दरामद किया और वो कामयाब हुआ. अब हमारे यहाँ भी प्लानिंग की कमी नहीं रही. मैं खुद क्यों बार बार मिनिस्टर, आई एम 4th टाइम मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग. Why I keep coming back to this ministry? Because when I came back to Pakistan after my education, I had a dream कि मैं अपने, I was not a professional politician. I had a professional background. So I thought कि we can also plan for Pakistan and do something like other countries did. So Vision 2010 बनाया, दुनिया ने उसको सराहा. जब हमने 1998 में विजन 2010 बनाया तो साउथ एशिया में किसी मुल्क के पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था. मैं कोलंबो वर्ल्ड बैंक की कॉन्फ्रेंस में गया, इंडियन इकोनॉमिस्ट मेरे ऐसे पीछे पड़े हुए थे जैसे मेरे वो कपड़े नोच रहे थे कि बताइए आप क्या कर रहे हैं. हमने क्या किया, 2 साल बाद मार्शल लॉ लगा, उसको उठा के बाहर फेंक दिया रद्दी की टोकरी में, ख़त्म हो गया, नो इम्प्लीमेंटेशन. फिर 2013 में हम हुकूमत में आए, पाकिस्तान बदतरीन तवानाई के बहरान में था, दहशत गर्दी का बहरान था, 20 घंटे बिजली नहीं थी, हर रोज़ खुदकुश बम्बार पड़ता था, मईशत क्रैश कर चुकी थी. तो वी हैड विजन 25 और उसमें हमने कहा कि हम बाय 2025 पाकिस्तान को टॉप 25 इकोनॉमीज में लेके जाएंगे. और अल्हम्दुलिल्लाह 4 सालों में वी वर एबल टू नॉक आउट एनर्जी क्राइसिस. We were able to knock out terrorism from the face of the country, and we were able to implement CPAC with $25 billion investment, which became Pakistan's brand identity. And PricewaterhouseCoopers in 2017 reported if Pakistan continues on this path, by 2030 it will be in the top 20 economies. But वो हमें बाय 2030 G20 में फोरकास्ट कर रहे थे. तो विच वॉज एक्चुअली वैलिडेशन ऑफ आवर गोल कि बाय 2025 वी विल बी इन द टॉप 25 इकोनॉमीज. वो हमें 2030 में 20 में दिखा रहे थे. बट देन व्हाट हैपेंड, 2018 में हमने एक स्कड मिसाइल चला दिया इस मुल्क पे, और एक तब्दीली जो है वो फोर्स की, और एक ऐसी तब्दीली कि जो इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स की थी, जिन्होंने कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई थी. 4 सालों में, शायद 4 सालों में 5 वजीर खजाना आए. जो हुकूमत के सरबराह थे वो तीसरे साल कहते हम तो अभी सीख रहे हैं. एंड दैट प्रूव टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम इन गवर्नेंस इन द वर्ल्ड. कि वो मुल्क जो एक टेक ऑफ स्टेज पे था, 1 अप्रैल 2022 को इट इंटरनली डिफॉल्टेड. अभी हुकूमत नहीं तब्दील हुई थी, ये बात ज़्यादा लोग नहीं जानते शायद, कि अभी हुकूमत चेंज नहीं हुई थी. 1 अप्रैल को वजारत ख़जाना ने डेवलपमेंट बजट की आखिरी सेमाई की किस्त जारी करने से इनकार कर दिया कि वी हैव नो मनी. दिस डिड नॉट हैपन इवन व्हेन वी वर फेसिंग सैंक्शंस आफ्टर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स. हमने उस वक्त भी पूरा साल मुल्क का डेवलपमेंट बजट चलाया था. लेकिन पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में वजारत ख़जाना ने कहा जी कि हमारे पास अब कोई 1 रुपया जारी करने के लिए नहीं है. देयर विल बी ज़ीरो रिलीज फॉर लास्ट क्वार्टर. सो इंटरनली भी डिफॉल्टेड, और दुनिया कह रही थी कि अब इंटरनल डिफॉल्ट हो गया तो एक्सटर्नल शायद 4-6 हफ्ते का होगा, तो ये श्रीलंका बनने वाले हैं. तो वो हमने अपने हाथों से विजन 2025 को भी हल चला के फिर तहस नहस कर दिया.
So this is our fundamental problem. We are not short of plans. हम बेहतरीन मंसूबे बना सकते हैं, बनाते हैं, बनाए हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन में मार खा जाते हैं और उसकी बड़ी वजह हमारी इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, इंटरनल क्याओस है कि जो वो माहौल फराम नहीं करता कि जिससे दीगर ममालिक ने अपने डेवलपमेंट प्लान्स को हकीकत में डाला. सो नाउ वी स्टैंड एट अ वेरी क्रूशल स्टेज इन हिस्ट्री. The responsibility on our shoulders has multiplied many folds in last 2 years. जब हमने मार्का हक जीता, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाकर जख्मी किया, तो हमने खुद को एक नए इम्तिहान के लिए भी तैयार कर लिया. आपको पता है कि वो जख्मी जो जानवर है वो फिर कितना बिलिजरेंट भी होता है, और वो उसका प्राइड जब हर्ट होता है तो उस मौके की ताक में होता है कि किस तरह वो अब अपने ईगो को दोबारा सेटिस्फाई करे. वो उस जख्म को, शिकस्त को कबूल करके नहीं बैठता. सो मार्का हक की कामयाबी ने जहां हमें दुनिया के सामने एक इज्जत दी है, वहीं हमारे कांधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है कि हमने उस मार्का हक की अब हिफाजत करनी है, कामयाबी की. और वो कामयाबी की हिफाजत स्टेटस को से नहीं हो सकती. इसी तरह हमें मार्का हक के बाद अब मार्का सफारत में जो अमेरिका और ईरान की जंग बंद करवा के कामयाबी मिली है, उसने भी पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान के स्टेटस को दुनिया के सामने एक नई पहचान दी है. और वो पहचान भी हमारे कांधों पे एक नई जिम्मेदारी डालती है कि हम किस तरह एक आबरूमंदाना कौम बनकर, हम किस तरह एक डिग्निफाइड कौम बनकर, हम किस तरह एक अपने वसाइल पर इन्हिसार करने वाली कौम बनकर ये कर्जों मर्जों IMF की बेकारी वाले काम से निकलकर एक खुददार और खुद मुख्तार कौम बन के और खुशहाल कौम बनकर दुनिया को दिखाएं कि वी आर वर्दी ऑफ दैट डिग्निटी दैट वी हैव अर्न्ड. सो ये दोनों जो कामयाबियां हैं, दरअसल अब हमें तीसरे मार्के में झोंक दिया है. वो मार्का मईशत है कि अगर हमने मार्का मईशत ना जीता तो हमारी ये दोनों कामयाबियां धुंधला जाएंगी. और मार्का मईशत जीतने के लिए पॉपुलेशन सबसे सेंट्रल है कि हमें अपनी आबादी में इजाफे पे काबू पाना है, ताकि हम अपने वसाइल और अपनी ज़रूरियात में तवाज़ुन पैदा कर सकें. जैसे अभी आपने सुना कि ये जो आबादी का अदम तवाज़ुन है और ग्रोथ है, ये ह्यूमन सिक्योरिटी को मुतासिर करती है. एक वक्त था कि जब सिक्योरिटी से हम फौरन हमारी तवज्जो जाती थी मुसल्लह अफवाज की तरफ कि मुसल्लह अफवाज ही सिक्योरिटी करती हैं. नहीं, अब सिक्योरिटी की तारीफ ब्रॉड हो गई है कि जहां आपकी जोग्राफिक इंटेग्रिटी और दफाई जो जोग्राफियाई दफा और कौमी सालमियत है, उस उतना ही ज़रूरी अब आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी की डायमेंशन भी है. इसलिए कि वी हैव एंटर्ड एन एज which is not an age of muscle power, this is an age of brain power. जिसके पास सुपीरियर ब्रेन पावर होगी वो दुनिया में रूल करेगा, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट इनोवेशन नाउ. पूरी दुनिया इनोवेशन की रेस में लगी हुई है और इनोवेशन के लिए हमें क्रिएटिव माइंड्स चाहिए, हमें तालीम याफ्ता आबादी चाहिए, हमें लागर जिस्म नहीं चाहिए, हमें कुंद जहन नहीं चाहिए, हमें सेहतमंद तवाना जिस्म और ज़हीन दिमाग चाहिए. अब अगर हमारे मुल्क में आबादी की दबाव की वजह से
40% स्टंटिंग रेट है कि हमारे 40% बच्चे अदम ग़िज़ाइयत का शिकार हैं, जिसका नतीजा यह है कि 40% बच्चे जिस्मानी तौर पे लागर हैं और ज़हनी तौर पे कुंद हैं। तो मेरे नज़दीक ये नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है। हमारी आधी नस्ल अपने पोटेंशियल से कम तर सलाहियत पे है। लिहाजा पिछले 40 सालों से हम 40% पे खड़े हैं, जो कि हमारे लिए एक बड़ी शर्मनाक बात है। वो तमाम ममालिक जो 40% के ऊपर आज से 40 साल पहले थे, वो सब इस स्टंटिंग कैटेगरी से निकल गए। वी आर द ओनली कंट्री स्टैंडिंग इन दैट कैटेगरी फॉर लास्ट 4 decades कि 38 to 40% स्टंटिंग रेट है। अब नाउ दिस रिक्वायर्स नेशनल एमरजेंसी, आई वुड से, जस्ट एज पॉपुलेशन रिक्वायर्स नेशनल एमरजेंसी। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बसता, पाकिस्तान सिर्फ गुलबर्ग या डिफेंस के इलाकों में या अमीरों की आबादियों में नहीं बसता। 90% पाकिस्तान जो है वो गरीबों की बस्तियों में, देहात में, शहरों के स्लम्स में बसता है। और अगर उनकी इंसानी काबिलियत और सलाहियत जो है कमतर दर्जे की होगी, तो ये 90% जो ड्रैग है ये 10% को भी ऊपर नहीं उठने देगा। तो जब तक एक यकसान तौर पे तरक्की के समरात अक्रॉस द रीजन्स और नेशंस नहीं जाएंगे। अभी आपने वो नक्शा जो देखा, 20 पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर टुडे हॉट बेड्स ऑफ इंसर्जेंसी। देयर इज ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन पीस एंड डेवलपमेंट। तो हमें उन डिस्ट्रिक्ट्स को जो रेड में है, येलो में लाना है, येलो से ग्रीन में लाना है, ताकि वो भी तरक्की के साथ आगे चले। लेकिन ये तब मुमकिन है जब वसाइल होंगे। लेकिन अगर आपकी आबादी इस तरह बढ़ेगी तो आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी कभी नहीं हो सकती। एजुकेशन सिक्योरिटी, दुनिया में एक मिसाल नहीं है कि किसी मुल्क ने तरक्की की हो जिसमें 90% प्लस लिटरेसी ना हो। आर लिटरेसी रेट इज 63%। नाउ इज दिस ए नेशनल डिबेट? क्या आपको किसी गोशे से इस पे कोई बहस सुनने को मिलती है कि भाई हम 63% लिटरेसी रेट पे हैं, दुनिया में 90% के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, तो ये भी इमरजेंसी का मामला, हम किस तरह इसको अचीव करें? दुनिया में किसी कौम ने तरक्की नहीं की जब तक कि उसने यूनिवर्सल प्राइमरी इनरोलमेंट अचीव ना कर ली हो, उसने अपने सारे बच्चे स्कूलों में ना डाल दिए हों, वो तरक्की के लिए क्वालिफाई नहीं की। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इज दिस ए नेशनल इमरजेंसी? मे बी इन स्पीचेस, बट इन रियलिटी इट इज नॉट। सो द इशू इज कि व्हाई आर दीज सोशल सेक्टर्स नॉट प्रायोरिटी? एंड टू मी आई थिंक आर पॉलिटिकल इकोनॉमी प्लेज ए ग्रेट रोल। और वो ये है कि हम 5 साल के इलेक्शन साइकिल में हुकूमतें आती हैं और जो सोशल इन्वेस्टमेंट्स हैं ये 10 साल से पहले नताइज नहीं दिखाती। सो हर हुकूमत की कोशिश ये होती है कि वो ब्रिक एंड मॉर्टर के अंदर इन्वेस्ट करे, वो कोई बुलंदो बाला इमारत बना के दिखा दे, वो कोई सड़कें बना के दिखा दे, वो कोई तामीराती मंसूबे दिखा दे और कहे जी हमने तरक्की कर ली है। सो हार्डवेयर में हर किसी का इंटरेस्ट है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हर किसी का इंटरेस्ट है, चूंकि दैट कैन बी बिल्ट इन कपल ऑफ ईयर्स, 2, 3, 4 साल में बन सकता है। और हुकूमतें वो दिखा के कहती हैं जी हमने तरक्की कर ली है। लेकिन जो उस हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर है, विच इज द सोशल सेक्टर, दैट इज नॉट गिवन इम्पॉर्टेंस, बिकॉज उसके नतायज 5 सालों में कोई आप दिखा नहीं सकते, उसके लिए एक 10 साल का होराइजन चाहिए। सो सवाल अब यह है कि हुकूमतों को कैसे मजबूर किया जाए कि वो सोशल सेक्टर्स की अहमियत को वो मुकाम दें कि जो उन्हें मिलना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के थिंक टैंक्स, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी
और पाकिस्तान के मीडिया का फ़र्ज है कि वो हुकूमतों की जवाबदेही करें कि आप हमें बताएं कि हम तालीम और सेहत के इंडिकेटर्स में क्यों दुनिया से इतने पीछे हैं। पाकिस्तान टुडे रैंक्स नंबर 1 इन हेपेटाइटिस सी। इज इट नॉट ए शेम? बट इज दिस पार्ट ऑफ डिबेट? आप शाम को टॉक शो सुनते हैं तो क्या किसी टॉक शो के अंदर ये मौजू ज़ेर बहस आता है कि हम दुनिया में हेपेटाइटिस सी में नंबर 1 हो गए हैं, ये बड़े शर्म की बात है, हमारे जैसे मुल्क को इसके बारे में कुछ करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं? हम दुनिया में लिटरेसी में पीछे रह गए हैं, हम पॉपुलेशन में इतने आगे चले गए हैं, ग्रोथ में इसे काबू में लाना चाहिए, हमारा मुस्तकबिल ख़तरे में है। इज़ दिस ए टॉपिक और इवन इन डिस्कशन एनीवेयर? क्या आपको अखबारात के फ्रंट पेज और बैक पेज के ऊपर इससे मुतल्लिक कोई ख़बर मिलेगी? मुझे यकीन है कि आज का आपका ये जो रिपोर्ट है ये भी शायद टीवी के किसी खबरनामे में, सिवाय पीटीवी के, चूँकि वज़ीर साहब यहाँ पर हैं तो कुछ कवरेज मिल जाएगी, लेकिन किसी टीवी के खबरनामे के लिए इसमें वो जूस नहीं है कि वो समझे कि ये इम्पॉर्टेंट है, हम इसको हाईलाइट करें और लोगों को बाखबर करें कि पाकिस्तान को आबादी पे काबू पाना है। तो ये वो चैलेंज है कि हमें इस सोशल एजेंडे को, सोशल डेवलपमेंट के एजेंडे को सेंटर स्टेज के ऊपर लेकर आना है। और मैंने आपको जैसे कहा कि जो पॉलिटिकल इकॉनमी है उसमें एक ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि वो एक 5 साल के साइकिल में हुकूमतें इसको नज़रअंदाज करती हैं, लेकिन वो इसको रिस्पॉन्ड करेंगी अगर उनकी सिविल सोसाइटी से और अवाम की तरफ से जवाबदेही होगी। उनसे पूछा जाएगा कि जी आप बताइए आपने इसके बारे में क्या किया। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए जो थिंक टैंक्स हैं वो सिर्फ रिपोर्ट तैयार ना करें। जितनी मेहनत आपने रिपोर्ट तैयार करने में की है उतना ही अहम फंक्शन आपका एडवोकेसी है। यू मस्ट ऑल्सो डेवलप ए कैपेबिलिटी कि आप एडवोकेसी के ज़रिए जो ओपिनियन लीडर्स हैं उन तक अपनी रिपोर्ट्स के और अपने जो नताइज हैं उनके मुज़मरात, उनके रिस्क, उनकी कॉस्ट, उसके बेनिफिट वो उन तक पहुंचाएं ताकि वो अपने फैसलों के अंदर आपकी उस तहकीक की रोशनी में बेहतर कौम के लिए फैसले कर सकें और उसका अमल दरामद उस पर हो। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मैं अक्सर हवाला देता हूँ, उनके 2 प्रोफेसर हैं, उनकी मशहूर किताब, पहले मजमून लिखा फिर किताब लिखी और उसका उन्वान है नोइंग डूइंग गैप। उन्होंने कहा कि जो सिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बीमार ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी एक निशानी ये होती है कि दे हैव ए बिग नोइंग डूइंग गैप। ये नहीं कि उनके पास इल्म नहीं होता, उन्हें पता होता है, इल्म है, लेकिन जो उनका सिस्टम है उसके अंदर इंसेंटिव्स नहीं होते टू इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज। वो स्टेटस को में इंट्रेंच्ड होती हैं। सो उनकी नोइंग और डूइंग के अंदर बहुत बड़ा गैप होता है। और जो कामयाब ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें नोइंग डूइंग के अंदर एक बहुत छोटा गैप होता है एंड दे हैव द एबिलिटी कि वॉट एवर नॉलेज दे लर्न दे आर रेडिली एबल टू इम्प्लीमेंट इट। आज आप हमारे देखिए दफातर, हमारी वजारतों में जाएं, अंबार लगे हुए हैं स्टडीज़ के। वर्ल्ड बैंक ने स्टडी करके दी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्टडी करके दी है, डोनर्स ने स्टडी करके दी है, लेकिन जब आप किसी सेक्रेटरी साहब से किसी सवाल पूछे मौजू पे, वो आपको इंतहाई पढ़ा लिखा जवाब देंगे कि जी हल क्या है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन पे बात होगी तो एवरीवन कट्स ए सॉरी फिगर। सो देयर इज ए नोइंग डूइंग गैप, वी हैव टू ब्रिज दैट नोइंग डूइंग गैप। और ये तब होगा कि जब इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी सोसाइटी के अंदर आएगी। हमने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में इसीलिए इसको ये देखते हुए कि दिस इज़ ए क्रॉस कटिंग सब्जेक्ट, पॉपुलेशन का ताल्लुक सिर्फ हेल्थ से या कॉन्ट्रासेप्टिव से नहीं है, अगरचे हुकूमत ने इस दफ़ा जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उन पर ड्यूटी नॉक ऑफ की है ताकि उनको लोगों के लिए आसानी से बहम पहुँचाया जा सके, लेकिन इट इज़ बियॉन्ड दैट। इट इज़ ऑल्सो, इट रिलेट्स टू एजुकेशन। दुनिया में ये बात तस्लीम शुदा है
कि एजुकेशन ऑफ मदर इज डायरेक्टली लिंक टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन शी हैज. सो यू नो इट ऑल्सो हैज़ ए ग्रेट लिंक विद गर्ल्स एजुकेशन, कि आपको एजुकेशन को खिलाना है. इट ऑल्सो हैज़ ए ग्रेट लिंक टू वर्क फोर्स फीमेल पार्टिसिपेशन रेट. जिन मुल्कों में आबादी कम हुई, जिस तरह बांग्लादेश में हुई, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात का था कि फीमेल वर्क फोर्स की पार्टिसिपेशन रेट एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा. हमारे यहाँ वो तकरीबन 23% है, जो दुनिया में एवरेज ली जाती है कामयाबी के लिए वो 50% है. सो हमें तकरीबन दुगना करना है अपनी फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को, लिहाजा इसका एक इकोनॉमिक डायमेंशन भी है. सो इट्स ए क्रॉस सेक्टोरल थिंग. इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को ये जिम्मेदारी दी है और एक टास्क फोर्स भी कायम की है जिसको वो खुद निगरानी करते हैं, और एक कमेटी बनाई है जिसको आई हेड, और उसमें हमने तमाम सूबों को और स्टेक होल्डर्स को शामिल किया है. और हम कोशिश कर रहे हैं कि सूबों को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइज करें और उनके अंदर ना सिर्फ ये आमादगी पैदा करें कि वो इसको सीरियसली लें, बल्कि कम्युनिटीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें कि आप लागर, कमज़ोर, कुंद, बीमार बच्चों की फ़ौज पैदा करने की बजाय चंद बच्चे पैदा करें जो सेहतमंद हों, ज़हीन हों और तवाना हों और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक असासा बन सकें, बजाय ये कि वो मुल्क के लिए बोझ बन सकें. तो ये मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने जो ये रिपोर्ट शाये की है यकीनन ये बहुत इजाफा करेगी इस मौजू को उजागर करने में और पॉलिसी मेकर्स को इसकी अहमियत से आगाह करने में. लेकिन आखिर में मैं फिर यही कहूँगा कि हमें इस पे इक्तफा नहीं करना चाहिए कि ये रिपोर्ट शाये हो गई है. बहुत अच्छी रिपोर्ट है, मैं मुबारकबाद देता हूँ सारी टीम को, लेकिन जितनी मेहनत आपने इस रिपोर्ट को तैयार करने में की है, कम अज़ कम उससे उतनी नहीं तो निसफ मेहनत इसकी आप डिसमिनेशन पर और एडवोकेसी के ऊपर करें, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा के इसके मुताबिक अपने फैसले कर सकें. पाकिस्तान जिंदाबाद.